बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि गुरूर का सर नीचा। भारत के अंदर इंडियन एयरफोर्स जिस तरह से मई के महीने में पाकिस्तान से नाक कटवा चुकी है, उस कटी हुई नाक को जोड़ने के लिए ये दुबई शो के अंदर शामिल होने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पर जो वाक़या हुआ है उसने इनकी इज़्ज़त को मज़ीद जो रही सही साख थी उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया और दुनिया इनके ऊपर हंस रही है। हुआ क्या है, मनाज़िर आपको कुछ ही देर में दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के वो शाहीन F-17 थंडर वो अपनी धाक बिठाने के लिए दुनिया भर पे, और पाकिस्तान के जो ये फाइटर जेट्स हैं इनके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन से तैयारे हैं जिन्होंने धूल चढ़ाई थी राफेल्स को, सुखोई को और उनके MiG-29 के साथ साथ दीगर तैयारों को भी। तो वो भी वहां पर इस मौके पर मौजूद है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब पाकिस्तान ने दीगर सबूतों के साथ साथ, पहले टेल नंबर और दीगर सबूत तो दिए ही थे, अब उनकी पिन लोकेशंस भी पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तरफ से जारी की गई हैं, मंजर-ए-आम पर लाई गई हैं। और एक और सबूत पेश कर दिया गया कि भाई ये वो मकामात हैं, ये वो जगह हैं जहां पर आपके ये तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं। अब इसको झुटलाने का कोई बहाना इंडियन एयरफोर्स के पास तो कम से कम नहीं है। तो वो सबूत भी आपके साथ शेयर करते हैं। फिर भारत के लिए एक और झटका उस वक्त सामने आया है जब टर्की के ऊपर एक पहले ही ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये पाकिस्तान का दोस्त है, ये पाकिस्तान की मदद करता है भारत के खिलाफ जंग में। अब खुलकर टर्की ने भी इसका इजहार कर दिया कि भाई अगर आप इसी तरह से इल्ज़ाम लगाते रहेंगे तो फिर आपको हमारे जो पॉलिसीज़ हैं उसका सामना भी करना पड़ेगा। और कुछ जंगी साजो सामान पहुँच रहा था अमेरिका के रास्ते। टर्की ने साफ जवाब दे दिया कि भाई हमारी फ़िज़ा तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते भारत के अंदर ये जंगी साजो सामान पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ा सेटबैक है भारत के लिए। ये क्या खबर है और वो क्या था जो कि अमेरिका भारत में ले जाना चाहता था इस रूट से, जो कि नहीं पहुंचाया जा सका, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फिर आपको बताएंगे कि 22 नवंबर से एक आम भारतीय पासपोर्ट जो है अब वो रखने वाले अफराद ईरान में बगैर वीज़ा के दाखिल नहीं हो सकेंगे। वो जो पहले एक रिलैक्सेशन दी गई थी, एक वीज़ा फ्री आमदोरफ्त थी, अब उसका खात्मा होने जा रहा है 22 नवंबर से। वजूहात क्या है ये भी आपको बताएंगे और इस फैसले की बाद क्या इस वक्त रद्द-ए-अमल आ रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। फिर आज एक बड़ी मुलाकात होने जा रही है दो बड़ों के अंदर। पाकिस्तान की इस मुलाकात के ऊपर तो है, पूरी दुनिया की नजरें भी जुड़ी हुई हैं और ये मुलाकात होने जा रही है MBS की डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और जो सबसे अहम चीज इसमें होगी वो डिफेंस मुआहिदा जो हाल ही में हुआ है, एक तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का हुआ है, एक और मुआहिदा सऊदी अरब का अमेरिका के साथ भी हुआ है। और इसी मुआहिदे के पेश नजर F-35 खरीदने की बातें हो रही थी। ग्रीन सिग्नल्स दिए जा चुके हैं अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अपने गुज़श्ता रोज के बयान के अंदर भी उन्होंने खुल के कहा कि हाँ जी सऊदी अरब दिलचस्पी रखता है। और अब अंदर की खबर ये थी क्योंकि अमेरिकी जो अखबारात हैं, जो खबरसां इदारे हैं, वो तो ये कह रहे थे कि सिर्फ साइन होना बाकी है, मंगल के रोज़ सब कुछ तय हो चुका है। तो इस मुलाकात का महवर क्या होगा, किन चीज़ों पे पेशरफ्त मुतवक्के है, इसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको कुछ और खबरें भी देंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की अफवाज सीना सपर हैं और उनको चुन चुन के जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। कुछ ताज़ा कार्रवाइयाँ, उसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो सबसे पहली खबर है वो बहुत ही दिलचस्प है और वो खबर है तेजाज की सुबकी की। उनकी नाक कटवा दी है इंडियन फोर्स की। एक तो ये कि जब ये मशकें करते हैं तो इनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही मशकें करते हैं, खुद ही तैयारे उड़ाते हैं और खुद ही इनके तैयारे गिरना शुरू हो जाते हैं। ये के बाद 3 तैयारे इनके गिरे हैं इस हालिया मशकों के अंदर। जो पिछले हफ्ते इनकी मशकें चल रही थी उससे तो इनकी नाक कटी थी और दुनिया इन पर हंस रही थी। लेकिन तेजाज खड़े खड़े लीक हो गए हैं दुबई एयर शो के अंदर। नाज़रीन, पाकिस्तान के F-17 थंडर अपनी धाक बिठाने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। मजे मजे के करतब दिखाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया की नजरें F-17 थंडर पाकिस्तानी स्क्वाड के ऊपर और पाकिस्तानी तैयारों के ऊपर तो है ही, लेकिन साथ में तेजाज भी गए थे कि यार शायद कोई जो बची हुई इज्जत है, जो साख है, वो बहाल हो सके। शायद दुनिया को बता सके कि भाई हमारे जो तैयारे हैं वो भी कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, हमारे जो पायलट्स हैं वो भी करतब दिखा सकते हैं। लेकिन उन्हें करतब क्या दिखाने थे, तेजाज ने अपना करतब दिखा दिया है। और जो खबर आई है वो बहुत ही दिलचस्प है। हमारी हमदर्दियां इंडियन एयरफोर्स के साथ हैं, AP सिंह के साथ हैं। खबर क्या है इसका अहवाल सुन लीजिए। दुबई एयर शो 2025 में भारतीय फिजाया और एरोस्पेस इंडस्ट्री की बड़ी सुबकी उस वक्त हुई है जब तेजाज जंगी तैयारे को रनवे पर खड़े खड़े इंडियन एयरफोर्स जो है वो देखती रह गई और उनका ऑयल लीक होना शुरू हो गया। ये किस तरह से हुआ मामला, किसी ने कोई शरारत की है या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, ये तो अभी तक उनकी तरफ से वजाहत नहीं आई। लेकिन फ्यूजलॉज से पहले जो बहने वाला तेल है रोकने के मौके पर मौजूद भारतीय फिजाई के एहलकारों ने जो मुख्तलिफ जो एक शॉपिंग बैग्स हमने देखे हैं, गिफ्ट बैग्स, वो वहाँ पर नीचे उन्होंने रख के उसको छुपाने की, कवर अप करने की कोशिश की है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तानी शाहीन तो आसपास घूम ही रहे
थे उन्होंने और दीगर जो हाजरीन थे उन्होंने तस्वीरें ली हैं और उसको सर्कुलेट कर दिया। और जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई हैं तो फिर हंसी मजाक शुरू हो चुका है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई ये तेजाज के साथ किसने शरारत की है और ये शरारत है या फिर कोई सानिया है, कोई हादसा है। बहरहाल हमारी हमदर्दियां उनके साथ है। बहरहाल दिलचस्प बात यह है कि तेजाज के साथ कोई भी हथियार का निजाम नहीं दिखाया गया, कोई मिसाइल, कोई वेपन, कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिखाया गया कि भाई आप इस तेजाज को कैसे इस्तेमाल करेंगे दुश्मन के खिलाफ। तो इसका जवाब देने से भी कासिर है जो इंडियंस वहां पर, इंडियन एयरफोर्स के जवान वहां पर मौजूद हैं। बहरहाल पाकिस्तान की JF-17 के साथ नाज़रीन PL-15 भी मौजूद है, CM-400 AKG मिसाइल भी मौजूद है और ये वही मिसाइल, ये वही तैयारे हैं जिन्होंने सबक सिखाया था इंडियन एयरफोर्स को जिस वक्त वो पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। और ये नाकाम कोशिश पाकिस्तान ने जिस तरह से 10 मई को नाकाम बनाई है, 7 मई को नाकाम बनाई, इस बार भी कोई शरारत करेंगे तो पहले से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो मजेदार खबर है वो ये है कि अब पाकिस्तान ने पिन लोकेशंस शेयर कर दी हैं कि कहां कहां कौन कौन सा तैयारा गिराया। तो सुन लीजिए, ये लोकेशंस आप देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ उसके तैयारों के नाम और उस जगह का नाम बताऊंगा जहां जहां पर ये तैयारे गिरे हैं। अच्छा, MiG-29 के बारे में कहा जा रहा है कि जी ये रंबन के इलाके में गिरा है, इसकी पिन लोकेशन आप देख सकते हैं। राफेल, 4 राफेल थे, दीगर जो तैयारे थे वो भी थे। तो राफेल एक भटिंडा में गिरा है और इसी तरह से सुकोई 30 MKI अखनूर में गिरा है। मिराज तैयारा जो है मिराज 2000 वो पंपोरे में गिरा है। इसी तरह से हेरन MK2 ये मंधर में गिरा है और एक और राफेल जो है वो गिलाटे में गिरा है। राफेल एक और जो है वो थिलू में गिरा है। इसी तरह से एक और राफेल भटिंडा में गिरा है। तो भटिंडा के अंदर 2 राफेल गिराए गए हैं। इसी तरह से दीगर जो तैयारे हैं उनकी तफसीलात भी शेयर कर दी गई हैं। तो ये वो पिन लोकेशंस हैं। टेल्स नंबर पहले ही पाकिस्तान दे चुका है जिसका कोई जवाब नहीं आया था और पाकिस्तान ने कहा था कि जी हम अपने तैयारों की गिनती करवा देते हैं, आप अपने तैयारों की गिनती करवा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन किसी तौर पर भी ना तो उनकी फोर्सेस, ना उनके सरबराह, ना मोदी सरकार, ना भाजपा सरकार का कोई नुमाइंदा ये सबूत देने पे आता है। लेकिन पाकिस्तान एक के बाद एक सबूत देता है। उसी तरह से जिस तरह एक के बाद एक स्पीच के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इनको भिगोए हुए, जिसको कहते हैं ना, थप्पड़ रसीद करते हैं, तो पाकिस्तान ने भी ये तरीका भारत को सबक सिखाने का जारी रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और एक और बड़ा सेटबैक टर्की की तरफ से सामने आया है जब टर्की ने अपनी फिजाई हुदूद को बंद कर दिया है अमेरिका के लिए। जब अमेरिका कुछ खास हेलीकॉप्टर्स, अपाचे हेलीकॉप्टर्स की आखिरी खेप थी जो कि पहुंचाई जानी थी, उसके लिए उन्होंने कहा कि जी हमारी फिजाई हदूद दस्तयाब नहीं है। खबर क्या है जरा सुन लीजिए। भारत को AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर्स की आखिरी खेप मिलने में बड़ा मसला उस वक्त पैदा हुआ है जब हेलीकॉप्टर ले जाने वाला AN-124 कार्गो तैयारा जर्मनी से अमेरिका पहुंचा और वहां अपाची लोड किए गए। तैयारा अमेरिका से इंग्लैंड गया, 8 दिन तक वहीं पे फंसा रहा। साथ में आगे भारत जाने की बजाय तैयारा अचानक वापस अमेरिका लौट आया, जिस पर सवालात सामने आए कि भाई ये हुआ क्यों है। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही हैं और वहां पहुंचकर अपाची हेलीकॉप्टर तैयारे से उतारकर ट्रकों में मुंतकिल कर दिए गए हैं, यानी कि डिलीवरी अभी फिलहाल के लिए रोक दी गई है। असल वजह तुर्की का सख्त फैसला सामने आया है और यह बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक तैयारा भारत के लिए आगे इसलिए नहीं जा सका क्योंकि तुर्की ने अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी और भारत तुर्की ताल्लुकात शदीद खराब हैं। आपको याद होगा कि भारत की तरफ से शदीद इल्जामात लगाए गए थे तुर्की के ऊपर, यहां तक कि आमिर खान को कहा गया कि भाई तो आमिर खान क्योंकि वहां पर गया था, उनके सदर के साथ, उनकी खातून अव्वल के साथ मुलाकात की थी, तस्वीर बनवाई थी, इसलिए आमिर खान भी गद्दार है। जो कुछ पिछले महीनों में भारत से टर्की गया है, कोई व्लॉगर, कोई इन्फ्लुएंसर, वो भी गद्दार है। टर्किश प्रोडक्ट का बायकॉट किया जा रहा था, टर्किश वीजे नहीं लगाए जा रहे थे जो वेकेशंस के लिए या टूरिस्ट वीजे लगते हैं। तो अपनी हर कोशिश करके देख ली, तो अब टर्की भी खुल के सामने आ चुका है कि भाई आप हमें अपना दुश्मन समझते हैं तो आ जाइए मैदान में। तो पहला जो नतीजा है वो आ चुका है भारतीय नफरत और प्रोपेगेंडे का। लेकिन बोइंग कंपनी जो है, जारी बात है, अब उन्होंने तो खुल के नहीं मानना था या वो कहना था कि डिलीवरी उनकी नाकाम हो गई है। बोइंग कंपनी का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ रहा है। बोइंग कंपनी ने इसे लॉजिस्टिकल इशू कहा है मगर अंदरूनी ज़रा ने इसे सिफारती कशीदगी का नतीजा करार दिया है। तो अब देखते हैं ये गुत्थी का सुलझती है और कैसे सुलझती है। इसके लिए भारत कोई माजरत करता है, कोई पॉलिसी करता है या फिर टर्की अपने मौक़िफ़ में नरमी लाता है या फिर कोई और नया रूट इस्तेमाल किया जाता है इस डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल अभी अपाची हेलीकॉप्टर्स की आखिरी
खेप जो है आखिरी डिलीवरी वो इस वक्त नाकामी का शिकार हो चुकी है और वो रोक दी गई है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और ईरान ने भी जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है भारतीयों को, क्योंकि हाल ही जो कशीदगी थी, जो इजराइल और ईरान के दरमियान जंग थी, उसके अंदर दो ममालिक थे जो पेश रहे, जिनकी तरफ से स्पाइंग की गई, जिनकी तरफ से जासूसी की गई और सबसे ज्यादा ईरान को डैमेज किया। उनकी टॉप टियर लीडरशिप, जिसमें अस्करी क़यादत थी, जिसमें उनके टॉप टियर साइंटिस्ट थे, उनको चुन चुन के मारा गया इजराइल की तरफ से। और उसमें दो ममालिक थे जिन्होंने सहूलतकारी की, एक था अफगानिस्तान और दूसरा था भारत। और ये वो दोनों मुल्क हैं जो आज इस वक्त इकट्ठे खड़े हैं। तीसरा के साथ इजराइल भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो ट्राइका है, इन्हें आलमी सतह पर तन्हाई का सामना है और इनको कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। वक्त है वैसे अफगानिस्तान के पास, अब भी अपना किबला दुरुस्त कर ले तो इसके मामला बेहतर हो सकते हैं, लेकिन भारत और इजराइल ये दोनों नजरियाती कज़न हैं, एक ही आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। फ़लस्तीनियों के ऊपर इजराइल मज़ालिम ढालता है, कश्मीरियों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर भारत मज़ालिम ढाता है, भाजपा सरकार मज़ालिम ढाती है। लेकिन ये जो मामला है सिर्फ मुसलमानों तक नहीं है। पिछले कुछ अर्से के अंदर हमने ये देखा है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, उसमें तमाम अक़लियतें हैं, उसमें सिख बरादरी भी है, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें एवन निचली जात के हिंदू भी हैं, वो भी इनसे खुश नहीं हैं, वो भी इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। खैर, खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन, और ईरान ने अब इनको सिफारती तौर पे एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। खबर क्या है सुन लीजिए। ईरान ने भारतीय शहरियों के लिए एकतरफा वीज़ा मनसूखी, वीज़ा फ्री एंट्री का निज़ाम मुअत्तल कर दिया है। 22 नवंबर से नाफिजुल अमल होगा। 22 नवंबर से आम भारतीय पासपोर्ट रखने वाले तमाम मुसाफिरों को ईरान में दाखिले और ट्रांजिट के लिए बाकायदा वीज़ा हासिल करना लाजमी होगा। उसकी जांच पड़ताल होगी कि भाई ये किस मकसद के लिए आ रहा है। आपको याद होगा कि कुलभूषण यादव ये वही जासूस है जो ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। चाबहार पोर्ट का कंट्रोल इन्होंने हासिल किया इन्वेस्टमेंट के बहाने, उसी तरह से जिस तरह आज इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर डैम बना के। मकसद अफगानिस्तान की आवाम का फायदा नहीं है, मकसद उस वक्त भी चाबहार का पोर्ट का चार्ज संभालने के लिए ईरान को फायदा पहुंचाना नहीं था। अल्टीमेटली इनको पेट में मरोड़ तब तक होते हैं जब तक पाकिस्तान को नुकसान ना हो जाए। और चाबहार पोर्ट पे भी इनकी जासूस जो थे वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं, पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए, पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए, BLA को सपोर्ट करने के लिए, फितनल हिंदुस्तान को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अब ईरान को समझ आ चुकी है इसका असल चेहरा भारत का, भाजपा सरकार का, और इनके मुनाफिकाना किरदार को देख चुके हैं। और अब वो कह रहे हैं कि आपको वीजा फ्री एंट्री नहीं मिलेगी, पूरी जांच पड़ताल, पूरे प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो इससे कबल भारतीय सयाह मखसूस शराइत के तहत बगैर वीजा ईरान में दाखिल हो सकते थे, जो तेहरान की हालिया बरसों में सयाहत बढ़ाने और एशिया के अहम ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिशों का हिस्सा थे। वैसे तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चाबहार पोर्ट के ऊपर भी इनका जो कयाम है वो चंद महीनों पर मुहित है। अमेरिका वार्निंग दे चुका है कि आपको जल्द से जल्द चाबहार पोर्ट को खाली करना होगा, और जो पहले आप जाल बुनते रहे अब मजीद उसके जरिए पाकिस्तान को और इस खत्ते को आप अनसेफ नहीं कर सकते। दहशतगर्दी आपने जितनी फैलानी थी इस खत्ते में और जितनी आपने जासूसी ईरान की करवानी थी वो करवा चुकी, वो माजी का किस्सा था। अब ईरान को भी समझ आ चुकी है कि खासतौर पर इन दो ममालिक से उन्हें बहुत मोहतात रहना है, अफगानिस्तान, दूसरा भारत। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है दुनिया के दो अहम लीडर्स के दरमियान, एक है MBS और नाज़रीन आपको याद होगा कि जमाल खाशगी जो सहाफ़ी थे उनका कत्ल हुआ था इस्तांबुल में और सफारत खाने में। उसके बाद बड़े सवालात उठे थे और ये 2018 में वाक़या पेश आया था, जिसके बाद लगभग 7 सालों के बाद अब MBS दोबारा अमेरिका जा रहे हैं। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा मुआहिदा जो कि पाकिस्तान के साथ हुआ है, दिफाई सतह का डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, और एक और मुआहिदा हुआ है सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान। और ये जो इस वक्त मिडिल ईस्ट की बदलती सूरत हाल है, इसराइल जो आंखें दिखा रहा है, खासतौर पर अरब दुनिया को आंखें दिखा रहा है, उसके ऊपर एक के बाद एक मुल्क को निशाना बना रहा है। और असल जो मकसद है वो अब्राहम अकॉर्ड को यकीनी बनाना, ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उसे पाया तकमील तक पहुंचाना। लेकिन MBS का मौके बड़ा वाज़ेह है। एक तो वो कह चुके हैं कि जब तक फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं कर लिया जाता, गज़ा अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो जाता, तब तक वो किसी भी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन हमें और मुस्लिम दुनिया को और यकीनी तौर पर सऊदी अरब की क़यादत को, MBS को भी इस मामले को देखना होगा। इसके साथ ना सिर्फ हुकूक जुड़े हुए हैं फ़लस्तीनियों के बड़े, बल्कि हमारे जज्बात भी, मुस्लिम उम्मा के, मुसलमानों के जज्बात भी इस मामले के साथ जुड़े हुए हैं। तो किसी भी सूरत में चाहे आपको F-35 मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान का तो इसमें फायदा है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है। जिस तरह कतर और UAE के राफेल्स पाकिस्तान की शाहीनों की दस्तरस में थे, तो अब F-35 भी पाकिस्तानी पायलट्स की दस्तरस में होंगे। बल्कि जो सऊदी रॉयल एयरफोर्स है उसकी एक्सपर्टीज में इजाफा करने के लिए पाकिस्तानी शाहीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवान ही अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। लेकिन कतई तौर पर हम सौदा नहीं कर
कर सकते फ़लस्तीनियों के खून का, उन कुर्बानियों का जो कि उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके दिए हैं। तो सबसे पहले फ़लस्तीन का आज़ाद खुद मुख्तार रियासत का क़याम, और फिर अगली बात होगी चाहे वो इब्राहिम अकॉर्ड हो या फिर F-35 का मामला हो। लेकिन बहरहाल ग्रीन सिग्नल्स दिए जा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ये जो मामला है, जो मुलाकात है, बहुत अहमियत की हामिल है। दौरे में F-35 लड़ाका तैयारों की सऊदी अरब को फरोख्त का ऐलान मुतवक्के है, और अमरीकी जरीदे, अमरीकी खबरसां इदारे ये क्लेम कर चुके हैं कि सारा कुछ तय पा चुका है। आज जिस वक्त आप शायद वीडियो देख रहे हो, मुलाकात होने वाली हो या हो चुकी होगी, और ये जो अहम मुआहदे या ऐलानात हैं इस मौके पर मुतवक्के हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ जो गुफ्तगू की गई थी सहाफ़ियों से दौरान परवाज़, उसमें वो कह चुके हैं कि हाँ, हमारे पास जदीद मिसाइल हैं, हमारे पास F-35 हैं, सऊदी अरब खरीदना चाहता है और अमरीका देने बारे में संजीदगी से गौर कर रहा है। तो अब लग रहा है कि वो फाइनली वो टाइम आ चुका है। सिविल न्यूक्लियर ताउन का फ्रेमवर्क मुआहदे में शामिल हो सकता है। इसराइल की तशवीश के बावजूद ट्रंप सऊदी अरब को F-35 देने पर आमादा हो चुके हैं, और ट्रंप कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करें, मगर एमबीएस का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, जो कि हम आपको बता भी चुके हैं कि पहले फ़लस्तीनी रियासत, फिर आगे बात बढ़ेगी। इसके अलावा नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर उस वक्त सामने आई है जब गज़ा में पूरा का पूरा शहर मलियामेट कर दिया गया, चाहे वो रिहायशी इमारतें हों, कमर्शियल इमारतें हों, उसे खंडर में तब्दील कर दिया गया। और जब आप देखते हैं 1.5 साल 2 साल पहले का गज़ा, तो दिल खून के आंसू रोता है। वो दर्दनाक, वो कर्बनाक मनाजिर, जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं, लेकिन साथ में कुछ और भी डैमेजेस हुए हैं, और वो हैं तारीखी महल कसरुल बाशा, इसराइली हमलों में तबाह बर्बाद हो गया है। नाज़रीन, इसकी थोड़ी सी अगर आपको हिस्ट्री बताएं तो ये वो महल है, इसराइल की 2 साला जंग में गज़ा की तारीखी और सकाफती विरसे को इसमें शदीद नुकसान पहुंचा। 20,000 से ज़ायद नायाब आसार जो हैं उस्मानी दौर के, सल्तनत उस्मानिया के, ऑटोमन एम्पायर के, वो इसमें लूट लिए गए हैं। क्योंकि लूट मार जो तो खासा है, वो खुराक, अजनास, अद्वियात को नहीं छोड़ते। अगर सियोनी फोर्सेस या ये लॉबी, ज्यूज लॉबी, जो कि नेतन्याहू की सरपरस्ती में जंगी कवानीन को रौंदती चली जा रही है, मासूम बच्चों पे, बुजुर्गों पे, ख़वातीन की इज़्ज़तें पामाल की जाती हैं, उन्हें कुचला जाता है, उन्हें ज़्यादतियों का निशाना बनाया जाता है, और उसे ओन भी करते हैं वो, लेकिन दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहती है। तो ये तो हिस्टोरिकल ये जो असासा था, नायाब असासा था, इसे लूटना तो इनके लिए यकीनी तौर पर फितरी अमल समझा जाएगा। तो कसरुल बाशा महल नाज़रीन, ये 1800 कबल मसीह का यूनेस्को हेरिटेज साइट है, जहां पे इसे महफूज नहीं रखा गया, बल्कि यहां पे चोरी चकारी की गई है सियोनी फोर्सेस की तरफ से। कसरुल बाशा महल जो है, तकरीबन इसका 70% हिस्सा इसराइली हमलों में या तो नुकसान हो चुका है, इसका ये तबाह किया जा चुका है, बाकी इन्होंने लूट मार यहाँ पर मचाई है। तो गज़ा की आसार कदीमा की जगहों को मुनज़्ज़म और वसी पैमाने पर तबाह किया गया। 316 से ज़्यादा आसार कदीमा और इमारत मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर तबाह हुई, जिसमें अक्सर ममलूक और उस्मानी दौर के हैं, जबकि कुछ इब्तदाई इस्लामी और बिज़ंटाइन दौर के भी बताए जाते हैं। तो गज़ा की तारीखी विरसे की तबाही और लूट मार को आलमी कानून के तहत जुर्म तस्लीम किया जाता है। महल और दीगर तारीखी जगह मुनज़्ज़म यहाँ पर लूट मार की गई है। इसराइल ने 1967 में गज़ा पर कब्जा किया, 1994 में ओस्लो समझौते के तहत वापस लिया गया, लेकिन अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली जो जंग है, इसमें 70,000 के करीब मासूम बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग और आम शहरियों को इसमें निशाना बनाया गया है। 2.25 लाख से ज़्यादा इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं, और अब भी इन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और इन पर इमदाद नहीं पहुँचाई जा रही। शदीद सर्द मौसम है वहाँ पर, और इस सख्त मौसम के अंदर यकीनी तौर पर इन्हें आलमी बरादरी की इमदाद की ज़रूरत है, इंसानियत की ज़रूरत है, और आलमी क़ुव्वतों को इसमें किरदार अदा करना चाहिए। जाते जाते नाज़रीन, कुछ अहम कार्रवाइयाँ हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ, उसे आपको आगाह करते हैं। एक तो बन्नू में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम हुई है। खुदकुश बमबार था जो कि पुल को धमाके से उड़ाना चाहता था, और दगोड़ा पुल को धमाके से उड़ाने की कोशिश हुई है नाकाम। IED बारूदी सुरंग वक्त से पहले ही फट गई है, जिससे खुदकुश हमलावर भी मारा गया है, और एक इसमें ज़ख्मी बताया जाता है। ज़ख्मी हालत में फ़रार भी हो गया, जिसको पकड़ने के लिए इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, हलाक दहशतगर्द की शिनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है। और नाज़रीन, एक और जो कार्रवाई है, ये बड़ी कार्रवाई है सिक्योरिटी फोर्सेस की, और इसमें बताया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा की तहसील कलची डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, जिसमें 10 शिद्दत पसंद हलाक हुए हैं, जिनमें एक अहम अस्करी रहनुमा भी शामिल है। और इसका नाम बताया
जाता है। आलम महसूद फितना अल ख्वारिज ग्रुप के साबिक नायब बताया जाता है, ये मारा गया इस कार्रवाई में। इसके अलावा नाज़रीन सरी साजिद तारिक है, 4 हलाक हुए हैं और हलाक शुदगान जो है अफगान शहरी बताए जाते हैं। बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट्स, IED और असलहा बरामद हुआ है इनसे। 2008 में नवाजकोट पोस्ट पर हमला में मुलविस थे ये, 2010 में बन्नू जेल पर हमले में मुलविस थे, 2014 में आर्मी पोस्ट पर हमले में मुलविस थे। तो हाई वैल्यू ये टारगेट्स थे जिन्हें चुन चुन के जहन्नुम वासिल किया जा रहा है और यही अंजाम होगा हर पाकिस्तान दुश्मन का जो पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करेगा या दुश्मन के हाथों में खेलेगा, उसका अंजाम बड़ा वाज़ेह है। और सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी हर कार्रवाई में ये पैगाम दुश्मन को दे रहे हैं। आने वाले दिनों की पेशरफ्त से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।